सो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक हॉनेस्ट एडवाइस देना चाहूँगा। मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 एक्सपेरिमेंट्स कवर कराए हैं, यानी कि जो भी चीज़ें आप किताब में पढ़ रहे हैं उसको मैंने एक्सपेरिमेंटली लैब में दिखाया है कि वो रियल में कैसा दिखता है, यूज़ कैसे होता है। जो भी आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, नल पॉइंट, बैलेंस पॉइंट, मीटर ब्रिज, केल्विन्स मेथड, व्हीटस्टोन्स ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, जॉकी, जो भी आप डायग्राम्स देख रहे हैं सब मैं एक्सपेरिमेंटली करा चुका हूँ। अभी इसी महीने कवर कराया था। ओके, 1.5 महीना हुआ है। सो मैं इंसिस्ट करूंगा पहले आप वो दोनों एक्सपेरिमेंट की वीडियोस देखें, देन ये थियरी चालू करें। मैं समझ रहा हूँ आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, मैं समझ रहा हूँ आपने बहुत नॉलेज, बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है, बट फिर भी आप वे एक बार ट्राई करके देखिए, आपको खुद लगेगा कि लर्निंग कितनी ज़्यादा आपकी एनहेंस होती है। थियरी आपको फिर लगेगा कि अच्छा अभी मुझे कुछ समझ में आ रहा है। सो ये थी एक हॉनेस्ट एडवाइस, आई होप आप इसे फॉलो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। हाय, सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट। ये सीरीज मेरी फॉर्मूलाज पे थी, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका जो थियरी है एंड वर्किंग है सर्किट्स का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो मूल है, मैं आपको इंपॉर्टेंस बता देता हूं पहले। जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। वो न्यूमेरिकल्स ज्यादा वहां पर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी लॉ नहीं पूछता है आपको एग्जाम में। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पूछें, चांसेस कम है। एक नॉर्मल सा सर्किट दें और आपको वोल्टेज लॉ अप्लाई करने को बोलें, चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिक से चैप्टर की शुरुआत होती है कि जंक्शन क्या होता है, लूप क्या होता है, ब्रांच क्या होती है, जंक्शन। जैसे कि मेरे जो नियरेस्ट मेरा जंक्शन है वो है कल्याण जंक्शन। ओके, अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें, ओके, तो जंक्शन कल्याण जंक्शन पे क्या होता है, कल्याण जंक्शन पे ट्रेन्स मीट होती हैं। बहुत जगहों से ट्रेन आती है, कोई मेल आती है, कोई लोकल आती है, कोई यहाँ की लोकल, कोई वहां की लोकल, कोई यूपी से ट्रेन आती है, सब चीजें वहां पर मीट होती हैं। तो एनी पॉइंट इन सर्किट where 2 or more trains या फिर कंडक्टर्स आर joined together is a junction। ओके, समझ गए ट्रेन का एग्जांपल। लूप क्या होता है, एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ ऑफ नेटवर्क इन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ऑफ नेटवर्क इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या फिर सर्किट। बेसिकली लूप क्या होता है, कोई भी एक क्लोज्ड सेट कंसीडर करो। समझो ये है लूप मेरा ABCD, तो उसको मैं कह सकता हूं कि ये है एक लूप। आगे एग्जांपल में दिखाऊंगा। ब्रांच क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन 2 जंक्शंस। ओके, आप इमेजिन कर सकते हो कल्याण में इतनी सारी स्टेशंस हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, प्लेटफॉर्म 1 2 3 4 5 6, तो जो रोडवे होता है जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे तक लेकर जाए उसको हम ब्रांच कह सकते हैं। सो ये है एक बेसिक एग्जांपल जो हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है। सो इसमें अगर हम देखें तो A और B हमारे जंक्शन है। देखो A पे क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से भी कुछ मीट हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टर दूसरा मीट हो रहा है, यहाँ पर तीसरा रेजिस्टर मीट हो रहा है। तो एक ही पॉइंट से 3 रास्ते निकल रहे हैं। उसी तरीके से B से भी देखें तो देखो 3 रास्ते निकल रहे हैं। तो B और A क्या है, B और A हैं हमारे जंक्शन। बात करें ब्रांचेस क्या है, तो यही तो ब्रांचेस हैं, यही तो ब्रांच है। ये है एक ब्रांच, ये है दूसरी ब्रांच, ये है तीसरी ब्रांच। और लूप क्या होता है, लूप होता है, समझो ये है पॉइंट ABCD, समझो मैं इसको लूप कंसीडर करूं तो ABCD मेरा लूप हो जाएगा, या फिर AMND भी मेरा हो जाएगा लूप। बढ़ते हैं आगे। आता है किरचॉफ्स का पहला लॉ, जो कि कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट अ जंक्शन इज 0, कि जो टोटल करंट है, समेशन ऑफ टोटल करंट इज इक्वल्स टू दी 0। तो बेसिकली अगर समझो मैं कंसीडर करता हूं, मैं एक ऐसे ही नॉर्मल पॉइंट, नॉर्मल जस्ट कुछ भी कंसीडर करो, और उस पे मैं देख रहा हूं कि I1 करंट मेरा आ रहा है और I3 करंट जा रहा है और I2 करंट भी मेरा जा रहा है। तो बेसिकली हम क्या कंसीडर करते हैं, जब भी करंट हमारे पास आ रहा है तो उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि चीजें मेरे पास आ रही हैं, मेरे में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। जब भी कोई चीज हमसे दूर जा रही है तो उसको हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव साइन। तो अगर यहाँ पर मैं स्टेटमेंट को लिखूं तो देखो I1 प्लस में रहेगा एंड बाकी दोनों माइनस में रहेंगे। सो दिस इज द स्टेटमेंट, और वापस मैं माइनस वालों को शिफ्ट कर दूं तो मुझे ये स्टेटमेंट यहाँ पर मिलती है। सो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ, I1 क्या है, I1 है टोटल करंट टुवर्ड्स जंक्शन, जो जंक्शन की तरफ आ रहा है, जो मेरे तरफ आ रहा है। किसके इक्वल है, वो है इक्वल टोटल करंट विच इज अवे फ्रॉम द जंक्शन। आसान भाषा में कहें वही, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इज 0। तो बेसिकली अगर आपको एग्जाम में ये थियरी आता है तो ऐसे एक छोटा सर्किट बना के खुश करो एग्जामिनर को, ठीक है। टेक्स्ट बुक में 6-7
वो दिखाए हैं आपको ब्रांचेस, बट कोई नीड नहीं है, 3 में भी वही काम होगा, फिजिक्स तो 3 में भी वही रहेगी, 5 में भी वही रहेगी एंड फर्दर ऑन। ओके, सो यहाँ पर जो भी आपको मैंने स्लाइड्स में लिखा है वो थियरी वाइज थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मिस मत करना एग्जाम्स में। बढ़ते हैं आगे। सेकंड आता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम फेमसली कहते हैं KVL। ओके, ये क्या कहता है? ये कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड EMFs इन क्लोज्ड लूप इज 0। बेसिकली ये वही कहता है कि एनर्जी हमारी जो भी है कंजर्व रहेगी, लूप के अंदर जो भी मेरी एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। एग्जाम्पल तौर पे अगर मेरा एक वोल्टेज सोर्स है और वो वोल्टेज कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो वो वोल्टेज कौन लेगा? जो उसी लूप के अंदर के दूसरे एलिमेंट्स हैं। तो IR क्या है यहाँ पर? समेशन ऑफ IR, जो भी मेरे पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, जो भी मेरे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और उनका करंट। EMF क्या है यहाँ पर? जो भी मेरी बैटरी का सोर्स है। एक चीज यहाँ पर बता दूं, वोल्टेज और EMF में कुछ भी फर्क नहीं है। ओके, दोनों एग्जैक्टली सेम ही होते हैं। EMF क्या होता था? अगर मैं आपको पास्ट में बताऊं तो पास्ट में हमको पता नहीं था, डेफिनेशंस नहीं थे कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है। तो हमको जो भी करंट रिलेटेड दिखता था ना, तो हम बोलते थे ये किसी प्रकार का फोर्स है। ओके, करंट को भी हम कहते थे ये भी किसी प्रकार का फोर्स है, ये यहाँ से बैटरी चालू किया तो यहाँ से कुछ फोर्स आ रहा है, तो इस वजह से उसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। असल में वो वोल्टेज ही है। एंड बाद में जब फिजिक्स डेवलप हो गई तो देन हम कहते हैं हर चीज को एज अ वोल्टेज। ओके, एंड यहां पर इस चैप्टर में फिर हम क्या करते हैं? इस चैप्टर में जब भी हम बैटरी कंसीडर करते हैं तो बैटरी के साथ हम वर्ड यूज करते हैं EMF, एंड जब भी रेजिस्टर और इसके अक्रॉस एमीटर, गैल्वेनोमीटर कुछ भी कंसीडर करें तो उनके अक्रॉस हम वर्ड यूज करते हैं वोल्टेज। जबकि हम बेस लेवल पे जाएं तो सब चीजें क्या है? बेस लेवल पे सब कुछ सेम ही है। ओके, सो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। बात करें साइन कन्वेंशंस। लूप जब हम ट्रेस करेंगे, अभी करके दिखाऊंगा, तो जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव चाहें तो क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। पहले आपकी परसेंटेज आती थी 40%, अभी आपकी परसेंटेज आ रही है 60%। क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है कि नहीं? ग्रोथ हुआ है तो प्लस का साइन। पहले 60 आती थी, अभी 40 आ रही है तो क्या हुआ है? फॉल हुआ है तो नेगेटिव साइन। तो ये है साइन कन्वेंशंस फॉर बैटरी। बात करें अगर रेजिस्टर की, तो रेजिस्टर के केस में देखो, हमने पहले मैंने आपको बताया यहीं पर जब मैं करंट का जिक्र करा था, जो चीजें हमारे पास आ रही हैं उनको हम क्या कंसीडर करते हैं? उनको हम कंसीडर करते हैं एज अ पॉजिटिव। तो बेसिकली इमेजिन करो आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर समझो रेजिस्टर पे कोई आपका दोस्त बैठा है और आप इस तरफ से आ रहे हो। ओके, इस तरफ से आ रहे हो मतलब ऑपोजिट में आ रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी? वो साइन हो जाती है पॉजिटिव। जबकि आप भी इस डायरेक्शन में जा रहे हो और लूप का डायरेक्शन भी यही है और करंट का डायरेक्शन भी यही है, तो यही चीज हो जाएगी नेगेटिव। इन शॉर्ट, अगर और कंफ्यूज हो गए ये सब दोस्त के एग्जांपल से, तो बेसिकली अगर आपका जो ट्रेसिंग का डायरेक्शन है, ट्रेसिंग का मतलब जो आपके लूप का डायरेक्शन है, समझो वो यहाँ पर है और आपका करंट भी यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो आपको कंसिडर करनी है साइन नेगेटिव। बट अगर आपका करंट यहीं बह रहा है बट आप उल्टे साइड से आ रहे हैं, तो देन आपको कंसीडर करना है पॉजिटिव। ओके, करके देखते हैं तो ही समझेगा। तो यहाँ पर एक बेसिक सर्किट है, हमारे बुक में ही दिया है, इस वजह से मैंने यही कंसीडर किया है। इसमें चलिए थोड़ा सा हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करके देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर एक इनवर्स लूप लेता हूं, यानी कि इनवर्स लूप का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक्चुअली ये तो खैर क्लॉकवाइज ही है। तो चलिए एक लूप कंसीडर करते हैं ABFG। कुछ लोग क्या करते हैं ABFG लिख के छोड़ देते हैं, बट नहीं, वो लूप है, जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको वहीं पर खत्म होना है। सो आपको ABFG A भी वापस लिखना है। और ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट यहां से निकलेगा, तो यहां जाएगा, करंट यहां जाएगा, करंट यहां जाएगा, करंट यहां जाएगा, एंड इस तरीके से स्टार्ट करते हैं ट्रेस करना। ट्रेस करते हैं यहां से। सो A से चलो स्टार्ट करता हूं। तो देखो अभी ये है, समझो रेजिस्टेंस R1। ओके, यहां से समझो करंट है मेरा I1। तो क्या मैं दोनों का डायरेक्शन क्या है? करंट भी इस डायरेक्शन में है, मैं भी इस डायरेक्शन में हूं, तो साइन आएगी माइनस की, माइनस I1 R1। वापस मैं भी इस डायरेक्शन में हूं, करंट भी इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर साइन आएगी वापस माइनस, सो माइनस I2 R2। समझो ये है मेरा R2। एंड वापस इस डायरेक्शन में आ जाऊं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस I3 R3, बिकॉज अगेन हमारी डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर अभी जब क्रॉस करूंगा ट्रेस करते समय, सो नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो हो जाएगा प्लस E1 इज इक्वल्स टू दी 0। एंड बेसिकली अगर E1 यहीं पर रखूं, ये माइनस वालों को वहां भेजूं, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। तो यही है साइन कन्वेंशंस का वे। यहाँ पर मैंने रेजिस्टर्स एंड करंट की वैल्यूज डिफाइन नहीं की है। ओके, यहाँ पर जो बुक की स्टेटमेंट्स है मैंने वो लिखी है, बट कोई बात नहीं, कॉपी करने में कुछ भी नहीं है।
ओके, सो बुक में कुछ ऐसा है तो उन्होंने नेमिंग एंड लेबलिंग अलग की है, बट यहाँ पर तो सब कुछ क्लियर है। ओके, सो उसी तरीके से आप ये सर्किट भी ट्रेस कर सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, या इसी लूप को समझो हम उल्टे वे में जाएं। इसी लूप में अभी मैं बोलता हूं आप जाओ AGFBA, तो देखो सब चीजें ऑपोजिट हो जाएंगी, बिकॉज मैं करंट का ऑलवेज डिराइव कर चुका हूं, करंट को सिंबल सब दे चुका हूं। तो अभी कैसा हो जाएगा AGF, सो A से G में कैसा जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं नेगेटिव, तो यहां हो जाएगा -E1। अभी यहां से इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, जबकि करंट वहां आ रहा है, तो ये हो जाएगा +I3R3, यहां हो जाएगा +I2R2, ऊपर हो जाएगा +I1R1 एंड इज इक्वल्स टू दी 0। तो कोई भी लूप लें, कुछ भी लें, हर बार आंसर अलग आएगा डिपेंडिंग अपॉन द आपने लेबलिंग किस हिसाब से की है। बढ़ते हैं आगे। सो जो फर्स्ट लॉ था वो हमें बताता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बिकॉज वही है करंट इज इक्वल्स टू दी 0, यानी कि जो भी टोटल करंट है वो 0 होगा। ओके, एट अ जंक्शन करंट क्या होता है, चार्जेस का होता है, तो बेसिकली वही है, चार्जेस आर कंजर्व्ड। एंड सेकंड बताता है KVL लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो भी वोल्टेज है वो किस में स्पेंड होगी, वो स्पेंड होगी पोटेंशियल डिफरेंस में, जितने भी हमारे पास रेजिस्टर्स वहां पर लगे हुए हैं। इसके बाद आता है व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज मैंने जो केल्विन्स का एक्सपेरिमेंट कराया है उसमें बहुत अच्छे से समझाया है एक्सपेरिमेंट लैब में, तो मेरे हिसाब से वो वीडियो आपको देखनी चाहिए। एंड इस वीडियो में इसमें आपको ये ईयर याद रख लो, बिकॉज बहुत लोग ईयर याद नहीं रखते हैं, क्योंकि हाँ फिजिक्स के तरीके से देखें तो याद रखना जरूरी नहीं भी है, बट कैसे बोर्ड एग्जाम में यू हैव टू राइट द थियरी। ओके, तो थियरी में अगर कोई टीचर देखती है, मैं पिछले कई सालों से पेपर्स ही चेक कर रहा हूँ, और कोई टीचर देखती है कि इस बच्चे ने बाप रे बाप साल भी लिखा है कि ये व्हीटस्टोन का कौन सा एरा था, तो तब इम्पैक्ट कुछ अलग सा बनता है। हर बार ऐसा ट्रू नहीं है, क्योंकि इतने सारे ईयर्स नहीं याद कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हीटस्टोन ने एक ब्रिज बनाया, ठीक है। ब्रिज का लक्ष्य क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लक्ष्य ये था कि किसी अननोन चीज का हम रेजिस्टेंस फाइंड कर पाए। एग्जाम्पल तौर पे समझो मेरे पास 3 रेजिस्टर हैं, मुझे किसी ने वरदान दिया 3 रेजिस्टर्स का, और उसके साथ मुझे उसकी वैल्यू बता दी कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। अब दुनिया में मुझे कोई भी आप चौथा रेजिस्टर दे दो, मैं उसकी आपको वैल्यू फाइंड करके बताऊंगा। ये है लॉजिक, क्यों व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया गया। 3 रेजिस्टर मैं अपने रख दूंगा सेट, जिनकी मुझे वैल्यूज पता है, आप चौथा कोई भी दे दो, मैं उसकी वैल्यू आपको फाइंड करके बता दूंगा। दिस वाज द लॉजिक। तो बेसिकली ये कुछ सर्किट डायग्राम है, कुछ लोग डर जाते हैं, एक्चुअली कुछ भी नहीं है, बस एक रेजिस्टर ऐसा, दूसरा रेजिस्टर ऐसा, तीसरा रेजिस्टर ऐसा, चौथा रेजिस्टर यहाँ पर ऐसा, बीच में लगा देते हैं हम गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर लगा देते हैं एक बैटरी। की लगाना कुछ भी जरूरी नहीं है, ओके, रियल लाइफ में हम नहीं भी लगाते हैं, रियल एक्सपेरिमेंट में, एंड ऐसा ही यहाँ पर हमारा सर्किट बनता है। सो पॉजिटिव साइड से करंट निकलता है, आपको पता होगा, तो यहाँ पर करंट निकलेगा I। अभी यहाँ पर करंट देखो 2 डायरेक्शन में स्प्लिट होगा, एक जाएगा करंट ऊपर, एक जाएगा नीचे, तो ऊपर वाले को नाम दे दिया I1, नीचे वाले को नाम दे दिया I2, ठीक है। तो ये है मेरा I1 यहाँ पर देखो 2 डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, तो जितना करंट यहाँ गया तो यहाँ चला गया, समझो IG, उसको मैंने नाम दे दिया IG। तो अभी समझो ये 10 था और गैल्वेनोमीटर में 4 गया, तो इधर कितना आएगा, तो इधर आएगा 10 - 4 विच इज I1 - IG। तो देखो यहाँ पर ये कन्वेंशन दिया है, एंड यहाँ पर समझो I2 आ रहा था, तो अभी उसके साथ IG ऐड हो जाएगा, सो यहाँ पर जो करंट होगा वो होगा I2 + IG, एंड फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, -IG + IG कैंसिल, यानी कि वही I1 + I2 किसके बराबर था, I1 + I2 बराबर था I के। सो ये था पूरा का पूरा हमारा सर्किट का एनालिसिस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले चलो हमें कुछ यहाँ पर डेरिवेशन करनी है, सो हम डेरिवेशन करते हैं। सो पहले हम ये लूप कंसीडर करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेफ्ट वाला हमारा लूप है, फिर हम राइट लूप कंसीडर करेंगे, एंड यहाँ से हमारे पास एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलती है। तो पहले हम लूप कंसीडर करते हैं ABDA, तो किरचॉफ्स लॉ हम लगाएंगे, पीछे कन्वेंशंस लिखे थे, तो यहाँ से यहाँ जाना है, सो ट्रेस का डायरेक्शन भी ये है, करंट का डायरेक्शन भी ये है, तो देखो चीजें माइनस में रहेंगी, सो -I1P बरोबर। अगेन नीचे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -IGG। अब यहां से वापस आऊंगा, बट करंट का डायरेक्शन तो ये था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा +I2S = 0, ठीक है। सेकेंड किरचॉफ्स का लॉ, ये हो गया एक लूप एनालिसिस, आपका एक लूप का खत्म हुआ। अभी आते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड वापस से कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, BCDB से। देखो आप कोई दूसरा लूप भी ले सकते हो, आंसर कोई भी नहीं बदल सकता है, आंसर वही आता है, आंसर वही आता है, किसी भी वे में करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है,
फाइनल रिजल्ट वही आती है। सो BCDB अगर मैं लूप कंसिडर करता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, BCDB में बेसिकली यहाँ पर करंट कितना आ रहा था, लो पीछे देखो मैंने लिखा है I1 माइनस IG, बट अभी मैं वही डायरेक्शन में ट्रेस कर रहा हूं तो हो जाएगी माइनस की साइन। यहाँ पर मैं लिख क्या रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर मैं वोल्टेजेस लिख रहा हूं। व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज इज इक्वल टू दी I इंटू R। तो देखो ये I है तो P रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टर का, Q रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टर का, R रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टर का, S रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टर का, जिनको नहीं पता है बिकॉज वन शॉट है। मैं हर चीज यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन हो, बट फिर भी कभी कभी लगता है। सो दिस इज द केस इन दिस। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस वैसा होगा प्लस में, क्योंकि यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, एंड यहाँ पर इस केस में हमें मिल जाएगा सेकेंड इक्वेशन थ्रू सेकेंड किरचॉफ्स लॉ। एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें हमारा करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर हो जाता है 0। ऐसा डिफाइन करो कि एक स्पेशल कंडीशन है जब करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर है 0। तो IG जहां जहां है वो कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म गायब हो जाएगा, ये टर्म सेमी गायब हो जाएगा, ये टर्म हाफ गायब हो जाएगा, ओके, ये टर्म पूरा गायब हो जाएगा। तो बेसिकली आपको यही मिलेंगी, सिर्फ ये दो इक्वेशंस जिसका राइट हैंड साइड 0 है। तो इन दोनों को यहां शिफ्ट कर दो माइनस वाले टर्म्स को, तो कुछ ऐसा मिलेगा। अब इन दोनों को इक्वेशंस को डिवाइड कर दो तो I1 से कैंसिल, I2 से कैंसिल, तो ये आपको एक कंडीशन मिल गई। ये कंडीशन कब मिली? जब करंट आपका गैल्वेनोमीटर के थ्रू था 0। तो बेसिकली इसी कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन, जिसमें हमें क्या मिलता है, रेजिस्टेंसेस का रेशियो। अभी यहां पर मुझे रेशियो मिला P/Q इज इक्वल्स टू दी, क्या मिला है, P/Q इज इक्वल्स टू दी S/R। किस किस बुक्स में, मैथमेटिक्स में कई सारे वेज होते हैं, बट फाइनल पॉइंट वही होती है। आपको ऐसा भी मिल सकता है P/S इज इक्वल्स टू दी Q/R। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप किस तरीके से लेबल कर रहे हो। बेसिकली आपको याद कैसे करना है, न्यूमरेटर में ये रहेगा, ठीक है, P, और साथ में बाजू वाला टर्म रहेगा विच इज Q। सो ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो, ये ओरिजिनली याद रखना है, बट कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो। सब फाइन है, दोनों ये फॉर्मूलाज 100% करेक्ट हैं, कहीं भी मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। इसका एक वर्ड आता है इन्वर्टेंडो और ऐसे समथिंग लाइक, इन्वर्टेंडो तो उल्टा करना हो गया, ओके। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो बेसिकली ये रिजल्ट कैसे मिली, जब एक स्पेशल कंडीशन हुई थी, जब मेरे गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं हो रहा था। तो क्या ये रियल लाइफ में होता है? क्या ये रियल लाइफ में होता है कि एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्शन करंट पास नहीं हो? यस, होता है। जब पोटेंशियल पॉइंट B और पॉइंट D पे पोटेंशियल सेम हो जाए तो करंट क्यों बहेगा? बेसिक क्लास 10th में पढ़ा था कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर एक पॉइंट हो जाती है कि VB पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल VD पे है, तो करंट फ्लो क्यों होगा? ओके, सो ये कंडीशन हम लेबोरेटरी में करते हैं। व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज हम ऐसे यूज नहीं करते हैं, व्हीटस्टोन की ब्रिज, उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो अब हम स्टार्ट करेंगे। सो व्हीटस्टोन ब्रिज हम कहां पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं उसको थियरी में, ओके। रियल लाइफ में हम क्या यूज करते हैं, उसका एप्लीकेशन यूज करते हैं, जो कि है केल्विन्स मेथड। बोलते ही केल्विन्स मेथड है, या केल्विन्स मीटर ब्रिज, या फिर मीटर ब्रिज। यानी कि ये जो भी आपने यहां पर पढ़ा ऐसा वैसा डायग्राम, रियलिटी में हम ऐसा क्या जिगजैग कनेक्ट करेंगे क्या चीजों को? लैब में समझो, आप लैब में गए हो तो क्या ऐसे सिर्फ ऐसे कनेक्ट करने से ही आपका आंसर आएगा? नहीं, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक उसका वे है। सब मैं एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी दिखा चुका हूं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंटल पार्ट, मतलब वही एक्सपेरिमेंटल पार्ट इन द सेंस डिटेल में मीटर ब्रिज को हम स्टार्ट करते हैं स्टडी करना। सो ये होती है कुछ हमारी मीटर ब्रिज। यहाँ पर देखिए मेटल के कनेक्शंस होते हैं, तो ये जो स्ट्रिप्स हैं ये मेटल की स्ट्रिप्स हैं। मेटल इन द सेंस देखो, कोई भी सर्किट तभी काम करेगा जब वो कनेक्टेड रहेगा फुल, राइट, फुली कनेक्टेड रहेगा। एक भी आपने वायर छोड़ दी बीच में तो ओपन सर्किट का कुछ भी वैल्यू नहीं होता है, बरोबर। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से देखिए, हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस इस गैप में, ओके। राइट गैप में हम कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। तो बेसिकली यहां पर देखिए जो दो रेजिस्टेंसेस थे ना हमारे, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये हमने कैसे कनेक्ट कर दिए? ये हमने कनेक्ट कर दिए लेफ्ट और राइट गैप में मीटर ब्रिज के। मीटर ब्रिज नाम कहां से आया? मीटर ब्रिज नाम आया, हम क्या करते हैं, एक लकड़ी लेते हैं, लकड़ी के ऊपर एक स्केल चिपकाते हैं, स्केल के ऊपर 1 मीटर की वायर बनाते हैं। स्केल के ऊपर क्या बनाते हैं? 1 मीटर की वायर बनाते हैं। उसी वायर को हम इस मेटल से कनेक्ट करते हैं, हर मेटल से वो कनेक्टेड रहती है।
जो लेफ्ट हैंड साइड में गैप है, जगह है, उसको बोलते हैं लेफ्ट गैप। जो राइट हैंड साइड में जगह है उसको बोलते हैं हम राइट गैप। लेफ्ट गैप में हम कनेक्ट करते हैं अननोन रेजिस्टेंस, राइट गैप में हम कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। बीच में क्या हम कनेक्ट करते हैं? बीच में कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से हम एक सब्सटेंस निकालते हैं जिसको बोलते हैं जॉकी। जॉकी मतलब क्या होता है? जैसे ये पेन है, डिजिटल पेन, ओके, उसी तरीके से वो पेन रहती है मेटल पेन। तो जैसे ही मैं मेटल पेन, मेटल की वायर को टच करूंगा तो देखो वो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यहां से अगर आप देखो, समझो मैंने मेटल की वायर को टच किया, ये देखो ये रियल लाइफ मेटल वायर है, ये आपकी जॉकी यहां पर पड़ी है। तो यहां से जैसे ही मेटल पेन टैप करता हूं तो पूरा का पूरा ये सर्किट मेरा क्लोज सर्किट हो जाता है। ध्यान से देखो, मैं ट्रेस करके दिखा रहा हूं, बरोबर। देखो पूरा सर्किट मेरा क्या हो गया? क्लोज सर्किट। तो करंट फ्लो होता है। नहीं समझ रहा है? एक्सपेरिमेंट कराया है पूरा, दो एक्सपेरिमेंट कराए हैं, ओके, देख लो पहले ही। फाइन। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज। बट कोई बोलेगा क्या किया आपने यहां पर? दो ही रेजिस्टेंस थे ना, बाकी के दो रेजिस्टेंस कहां है? तो यस, आपको पता होगा कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे कि एक वायर भी है, वायर के पास भी तो खुद का रेजिस्टेंस होता है, वायर के पास भी तो रेजिस्टेंस होता है मेटल की। तो बेसिकली यहां पर हम क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर को हम पूरी की पूरी वायर पे टैप करते रहते हैं। देखो यहां से समझो मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल दी 100 ओम्स, ठीक है। यहां से समझो अननोन रेजिस्टेंस है ये 60 ओम का। तो लेफ्ट साइड में मेरे पास है 60 किलो का वजन, राइट साइड में मेरे पास है 100 किलो का वजन, ओके, ऐसा आप इमेजिन करो। तो बेसिकली यहां पर हम गैल्वेनोमीटर पे एक ऐसी पॉइंट टैप करते हैं। गैल्वेनोमीटर जब भी हम यहां पर टैप करते रहेंगे ना, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है, ओके, डिफ्लेक्ट होता रहता है, इधर जाएगा उधर जाएगा। लेफ्ट में टैप करूंगा तो इधर चला जाएगा, राइट में टैप करूंगा उधर चला जाएगा। एक ऐसी पॉइंट आती है जहां पर गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट नहीं होता है। जब डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तब हम बोलते हैं कि करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0 एंड उसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। तो बेसिकली यहां पर जब वो पॉइंट मिलती है तो हम क्या कंसीडर करते हैं? यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वायर की वो हो जाता है रेजिस्टेंस नंबर 3 जो हमारा नीचे की तरफ था, एंड यहां से लेके जो वायर है वो हो जाता है हमारा रेजिस्टेंस नंबर 4। तो इस तरीके से एक रेजिस्टेंस है हमारा X, एक रेजिस्टेंस है हमारा R। दूसरे वायर को ही हम इमेजिन करते हैं कि दो रेजिस्टेंस में वो बट गई है, ओके। सो ऐसा करने के बाद हमें वही कंडीशन आ जाती है जो पीछे डिराइव की थी। आपको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दी रो L बाय A। अगर मैं दोनों वायर्स का रेशियो ले लूं, यहाँ पर D क्या है? D बेसिकली मिडिल पॉइंट थी जहां पर मुझे मिला है कुछ भी रीडिंग, एंड R1 R2 रो और रो हो जाएगा मेरा कैंसिल। एरिया वही है वायर, सो बेसिकली मैं लेंथ के थ्रू भी रिप्लेस कर सकता हूं। तो रियलिटी में क्या होता है? देखो LX और LR क्या है? मेरी लेंथ है वायर की। मुझे नजर आएगी कि बैलेंसिंग लेंथ किस पे मुझे मिली है, कौन सी पॉइंट पे मुझे मिली है, राइट। सो LX और LR मुझे आंखों से नजर आ रहा है। R क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स मैंने खुद रखा है वहां पर, तो मुझे R भी पता है। तो बेसिकली X जो है मुझे मैथमेटिकली मैं फाइंड कर सकता हूं। तो ये बेसिक वर्किंग है, ओके। पूरा एक्सपेरिमेंट कराया है, बोर मार रहा है मुझे अभी ये बताते वक्त, सच्ची बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट लैब में कराया है। अभी इधर वापस थ्योरी बताने में कैसे मजा आएगा फिर, ओके। सो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद एरर के चांसेस क्या होते हैं? अभी समझो ये मीटर ब्रिज पड़ा है किसी कॉलेज में, 10 साल से पड़ा है, तो वायर घस जाती है तो क्या होता है? ए यूनिफॉर्म नहीं है। ए यूनिफॉर्म नहीं है तो हम आइडियली कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो एरर वहां पर आता है। सेकेंड, सोल्डरिंग अच्छे से नहीं है। आपको पता होगा मेटल जब कनेक्टेड नहीं हो, अभी ये एक्सपेरिमेंट में ना आंसर नहीं आता है स्टूडेंट्स का, क्यों? एक भी वायर आपने खुली छोड़ दी, नीचे देखो बैटरी भी लगती है, की भी लगता है, रियोस्टेट भी, एक भी वायर कहीं पर भी सर्किट में ढीली हो गई, समझो यहां से जो यहां वायर कनेक्ट हो रही है ढीली हो गई, आंसर कभी नहीं आएगा क्योंकि वो ओपन सर्किट हो गया। सो बेसिकली सोल्डरिंग एंड सब वायर कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। एरर मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? गैप इंटरचेंज। पहले रेजिस्टेंस बॉक्स यहां रखो राइट गैप में, फिर वहां रखो, इसको वहां रखो, तो बेसिकली क्या होगा? दोनों तरफ से आंसर सेम मिलना चाहिए। समझो ना एक तराजू है आपके पास, पहले वजन यहां रखो, सब्जी यहां रखो, फिर सब्जी यहां रखो, वजन यहां रखो, तो कुछ एरर होगा, तो उसमें हम एवरेज लेके उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। और सेकंड चीज, जॉकी हमको टैप करनी है, स्लाइड नहीं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको समझो पेन दिया तो वो ऐसा वायर पे ऐसा ट्रेस करते हैं, ट्रेस नहीं करना है, हमको टैप करना है, तभी वो मेटल कनेक्शन पूरा का पूरा प्रॉपरली बैठता है, ओके। एंड उसके बाद है कि रेंज बीच में रहे तो अच्छा होता है, उससे एरर कम आता है। मतलब अगर यहां से यहां तक हमें बैलेंसिंग पॉइंट मिल रही है तो अच्छा कंसीडर किया जाता है, ओके। एक्सपेरिमेंट में इसका आंसर मैंने बताया है। इसके बाद आता है केल्विन्स मेथड। केल्विन्स मेथड में कुछ नहीं था, केल्विन्स ने क्या किया? सेम मेथड यूज किया, सब चीजें यहां पर सेम यूज की उसने, बट उसने क्या बोला केल्विन्स ने कि हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और अपना मेथड दिया है। केल्विन ने बोला लेफ्ट साइड गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करो,
राइट साइड रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करो, बीच में से जॉकी कनेक्ट करो और वापस वही प्रोसीजर फॉलो करो बैलेंस पॉइंट का। ओके, वही फॉर्मूलाज अप्लाई करो जो पहले की थी। आप इस तरीके से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। ओके, इसमें एक कंडीशन है, यहां पर हम यूज करते हैं नल पॉइंट, यहां पर हम यूज करते हैं बैलेंस पॉइंट। अब ये मैं यहां पर नहीं बताऊंगा बिकॉज ये एक थोड़ा डेप्थ हो जाएगा और वन शॉट में मैं डेप्थ कंसीडर नहीं करना चाहता हूं। तो ये जो मेरी वीडियो है केल्विन्स मेथड के ऊपर, कुछ ऐसा ही थंबनेल है बट यहां पर केल्विन्स मेथड लिखा है, उसमें मैंने सब रीजन एक्सप्लेन किया है। ओके, और ये एक्टिविटी है पोटेंशियोमीटर की। ओके, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। फाइन, सो लेट्स प्रोसीड अहेड। उसके बाद बुक में एक स्ट्रेन गॉज करके कुछ दिया है, तो ऐसे डिवाइसेस को हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। ये आपको याद नहीं करना है, खुद नॉलेज के लिए लिखा है। एग्जाम्पल तौर पे आप वेट मशीन पे खड़े होते हैं, अब वेट मशीन को आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वेट मशीन को आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपना मास, बट वो समझो डिजिटल है वेट मशीन, आपका मास आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वो आपको क्या दिखाता है? वो आपको रीडिंग दिखाता है कि 80.7 kg। वो रीडिंग कैसे दिखा रहा है? जब उसको वोल्टेज मिली। तो बेसिकली जो आप मास दे रहे हैं वो किसी तरीके से उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, सो वो होते हैं पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। तो इन्होंने भी यही कहा है कि 3 रेजिस्टर लगे हुए रहें और एक हम स्ट्रेन गॉज कनेक्ट करें। स्ट्रेन गॉज मतलब चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस हमें बताए। तो वो कैसे बताएगा? हमको रेजिस्टेंस के फॉर्म में देगा, तो अल्टीमेटली तो वो भी रेजिस्टेंस ही हो गया ना, तो वही चीजें उस पर भी लागू हो जाएंगी। फाइनली स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर क्या करता था? वोल्टेज मेजर करता था, बट आइडियली वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, बट पोटेंशियोमीटर हमारा वही है, आइडियल वोल्टमीटर है। पोटेंशियोमीटर कुछ नया नहीं है, वही काम करता है जो हमारा वोल्टमीटर करता था, बट इसको हम कहते हैं आइडियल वोल्टमीटर। एक्चुअल लॉजिक ये है कि खुद वोल्टमीटर को करंट ड्रॉ नहीं करना चाहिए सर्किट से। ओके, खुद वोल्टमीटर को करंट ड्रॉ नहीं करना चाहिए सर्किट से, तो पोटेंशियोमीटर ड्रॉ नहीं करता है, जबकि वोल्टमीटर कुछ अमाउंट्स में करता है। सो पोटेंशियोमीटर में बेसिकली हम क्या करते हैं? 4 मीटर की वायर लेते हैं। अगेन पूरा एक्सपेरिमेंट में मैंने दिखाया है। ओके, हम ऐसे 4 मीटर की वायर लेते हैं। 1 मीटर, ये हो गया दूसरा मीटर, ये तीसरा मीटर, ये चौथा मीटर, कनेक्ट कर दो बैटरी के साथ। ओके, और ये होगा कुछ रेजिस्टेंस। तो बेसिकली लॉजिक क्या है यहाँ पर? जो भी करंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? एक ये जो वायर का रेजिस्टेंस है R, और एक जो पोटेंशियोमीटर में सेल लगा है, यहाँ पर सेल लगता है बड़ा वाला। ओके, बड़ा वाला यहाँ पर हम सेल लगाते हैं। बड़े वाले नहीं आते हैं बैटरी के, 30 रुपए के आसपास मिलते हैं, वो वाले सेल हम यहाँ पर लगाते हैं। सो I इज इक्वल टू डी ई अपॉन में R बाय R, सो V इज इक्वल टू डी आई आर। I ये है, साथ में ये R आ जाएगा वायर का, एंड जो हमें रेशियो मिलता है VAB अपॉन में L, वो हमें इसके बराबर मिल रहा है, जिसमें से R कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है क्योंकि वायर फिक्स है, स्मॉल r कांस्टेंट है क्योंकि सेल फिक्स है, L कांस्टेंट है क्योंकि लेंथ ये है। सो EMF कांस्टेंट ही रहेगा जब तक मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने 5 वोल्ट का सेल लिया, उतना ही रहेगा ना, 5 वोल्ट का नहीं आता है, 1.5 वोल्ट का सेल लिया समझो, तो वो फिक्स ही रहेगा। तो बेसिकली V बाय L जो है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ये कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस पे पूरी की पूरी एक्टिविटी है, हाँ मैंने पूरी कवर कराई है एक्सपेरिमेंट के साथ। देखो, बार बार 10 बार बोलता रहूंगा कि देखो दोनों वीडियोस। ओके, सो ये प्रिंसिपल है इसका कि जो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ है वो हमेशा रहेगा कांस्टेंट। ओके, यही प्रिंसिपल पे पूरा का पूरा पोटेंशियोमीटर हमारा काम करता है। बेसिकली मतलब अगर मैं कह दूं एक रैंडम पॉइंट कंसीडर करूं, समझो C, ओके, तो वोल्टेज VAC क्या हो जाएगा मेरा? सो VAC हो जाएगा मेरा V बाय L इज इक्वल टू K। K कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे हो? एक अपैरेटस ले लो, उस पे कोई भी लेंथ की आप वैल्यू फाइंड करो, वोल्टेज फाइंड करो, आपको K की वैल्यू मिल जाएगी। अभी समझो इस अपैरेटस के लिए K की वैल्यू 10 है, तो आप बेसिकली आपको K की वैल्यू पता चल गई, लेंथ आपको नजर आ रही है, तो आप किसी भी लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, बिकॉज K एक अपैरेटस के लिए फिक्स रहेगा, लेंथ आपको नजर आएगा यहाँ पर जॉकी अगर आप कनेक्ट करें तो। ओके, सो दैट्स इट। इस तरीके से हम किसी भी रैंडम पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। वोल्टमीटर में क्या होता था, हम सिर्फ टर्मिनल्स के अक्रॉस फाइंड कर सकते थे। पोटेंशियोमीटर में आप 10 मीटर लेंथ लो, 100 सेंटीमीटर लो, 150 सेंटीमीटर लो, कहीं पर भी आप चीजें फाइंड कर सकते हो। सो यूजेस क्या है पोटेंशियोमीटर के? तो हम कंपेयर कर सकते हैं EMF ऑफ द सेल, जैसे कि यही अपैरेटस पूरा लगा दो और यहाँ से EMF 2 सेल लगा दो,
ठीक है, एक एवररेडी का लो, एक ड्यूरासेल का लो, ठीक है। की नहीं कनेक्ट करो, समझो पहले E1 को कनेक्ट करो, ठीक है, E1 को कनेक्ट करो, फिर एक बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढो, वही लॉजिक पूरा का पूरा व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज वाला। एक ऐसी कंडीशन ढूंढो जब IG इक्वल्स टू D0 है, आपको नल पॉइंट मिलेगी, ठीक है। तो जब नल पॉइंट मिली तो E1 किसके बराबर हो जाएगा, KL1, क्योंकि आपको पता है V/L इज इक्वल्स टू DK होता है, सो V इज इक्वल्स टू DKL, बरोबर। अब इसको कनेक्ट नहीं करो, अब यहाँ से इस की को कनेक्ट करो, तो अभी आपको E2 का रीडिंग मिल जाएगा, बरोबर। अब दोनों का रेशियो ले लो, K तो सेम है, K कैंसिल, L1 आपको फिजिकली लैब में मिला है, L2 आपको फिजिकली लैब में मिला है। समझो एवररेडी वाले ने मुझे बता दिया कि इसका EMF इतना है, तो मुझे ड्यूरासेल का EMF खुद ही पता चल जाएगा। सम डिफरेंस मेथड दूसरा मेथड है, अगेन आप दोनों को सीरीज में कनेक्ट करो, मतलब इस तरीके से कनेक्ट करो कि वो दोनों एडअप हो जाएं, आप वापस से वही बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करो गैल्वेनोमीटर के थ्रू। उसके बाद डिफरेंस मेथड में आप क्या करोगे, उल्टा लगा दोगे, वापस आप बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड करो, तो आपको वही यही चीज वापस मिलेगी, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, E1 + E2 इज इक्वल्स टू DKL, एंड नीचे E1 - E2 इज इक्वल्स टू DKL। रेशियो लोगे K कैंसिल, बिकॉज एक अपरेटस के लिए K फिक्स रहेगा। इस पे मैथमेटिक्स अप्लाई करो जो मैंने पीछे की है, ओके। मैथमेटिक्स इन द सेंस जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो ताकि आप E1/E2 का रेशियो फाइंड कर सको। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई के पूरे स्टेप्स मैंने किए हैं, कुछ भी खास नहीं है, जस्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, E1 के टर्म्स एक साइड, E2 के टर्म्स एक साइड, आपको फॉर्मूला मिल जाएगी। L1 एक्सपेरिमेंटली मिलेगा, L2 एक्सपेरिमेंटली मिलेगा, ये राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगा। E2 आपको एक सेल का EMF पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंपेयर करके। कंपेयर में क्या होता है, एक चीज पता होती है, राइट, तभी दूसरी चीज हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये थोड़ा सा अलग है, बुक में थोड़ा सा अलग दिया है यहाँ पर, ठीक है। सो पहला मेथड क्या है, यहाँ पर एक सेल ही लगा दो। सेल क्या होता है, सेल एक बेसिकली एक और EMF का सोर्स है, तो उसका खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा जो कि रहेगा r। इसके साथ हम रेजिस्टेंस बॉक्स भी कनेक्ट कर देते हैं, हम रेजिस्टेंस बॉक्स भी कनेक्ट कर देते हैं, ओके, क्योंकि वो इजी पड़ता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये कैपिटल R वही रेजिस्टेंस बॉक्स है, एंड स्मॉल r एग्जिस्ट नहीं करता है, बट वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो हम उसको ऐसे स्मॉल r दिखाते हैं। सो पहले सिर्फ K1 की कनेक्ट करो, ये वाली की, ओके। ये की कनेक्ट ही नहीं करो तो सर्किट हमारा कुछ इस वे में प्रोसीड करेगा, नीचे का तो कुछ आने वाला ही नहीं है उसमें। एंड फाइंड करो नल पॉइंट, तो आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा, V इज इक्वल्स टू DKL1, ओके। यहाँ पर मैं थोड़ा बुक से अलग जा रहा हूँ, ओके। बुक में उन्होंने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगवाया है, मेरे हिसाब से आप वोल्टेज लॉ मत लगाओ, आप ये फॉर्मूला यूज करो डायरेक्टली, ओके। ये फॉर्मूला कहाँ से आई, तो ये किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है कि V + IR इज इक्वल्स टू द EMF, बरोबर। सो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा फास्ट जाऊंगा यहाँ पर क्योंकि वन शॉट है, मुझे वीडियो भी बहुत लेंदी हो रही है, ओके। फिर कोई देखेगा नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। सो फर्स्ट केस में यहाँ पर क्या होगा, IG 0 होगा, तभी तो बैलेंसिंग कंडीशन मिली। तो IG 0 मतलब ये टर्म 0, तो V को मैं क्या बोल सकता हूँ, V को मैं E बोल सकता हूँ। तो बेसिकली इसको देखो मैं E इज इक्वल्स टू KL1 लिख सकता हूँ। तो अभी बुक खोल के देखो उन्होंने फर्स्ट केस में E लिखा है चीजों को, बुक खोल के देखो, फर्स्ट केस में E लिखा है। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में मैंने दोनों सेल और दोनों कीज कनेक्ट कर दी है, तो ये पूरा सर्किट भी मेरा काम कर रहा है। तो अभी बैलेंस पॉइंट जो मिलेगी उसमें गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट पास नहीं होगा, ये चीज ट्रू है, बट ये जो मेरा लूप है यहाँ पर, इसमें तो करंट पास होगा ना। तो इसमें इस वजह से मैं यहाँ पर लिखता हूँ V, क्योंकि ये वाला पार्ट इस बार 0 नहीं है, तो V E के बराबर नहीं है, सो मैं लिखता हूँ V इज इक्वल्स टू KL2। उसके बाद बस दोनों को डिवाइड करो, E की वैल्यू यही है, V की वैल्यू है IR, जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, बरोबर। यही V था यहाँ पर, यही V यहाँ पर है, एंड इस तरीके से मैथमेटिकली आपको ये भी टर्म मिल जाएगा। फाइन, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। एप्लीकेशंस, वोल्टेज को डिवाइड कर सकता है बिकॉज उसके पास एक प्रॉपर लेंथ है। ऑडियो कंट्रोल पोटेंशियोमीटर रियल लाइफ में एक नॉब की तरह यूज होता है, ठीक है, वो चीज़ों को वेरी करता है, अंदर उसका सर्किट कुछ ऐसा रहता है। तो जहाँ जहाँ नॉब है, देखो ऑडियो कंट्रोल में नॉब होता है, आवाज़ कम ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी FM में नॉब होता है, लाउडनेस कंट्रोल में नॉब होता है, मैंने रियल लाइफ में यूज़ किए हैं, तो उस वजह से मैंने सीधा यहाँ पर नॉब वर्ड लिखा है। और इसी तरीके से सेंसर में भी देखो नॉब होते हैं अलग अलग टाइप के, आप कोई भी सेंसर लो, देखो ऐसे गुम्बस बना हुआ रहता है। सो वर्किंग आप पढ़ सकते हैं, बेसिक कुछ खास नहीं है उसमें।
सो फाइनली पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में फर्क यही है, पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी ज्यादा है, आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है, 4 मीटर की जगह 10 मीटर लेंथ ले लो, आपकी वोल्टेज और फैल जाएगी, वोल्टेज और डिवाइड हो जाएगी। सेंसिटिव है क्योंकि आप किसी भी पॉइंट के बीच में फाइंड कर सकते हो, जबकि वोल्टमीटर में सिर्फ आप टर्मिनल फाइंड कर सकते थे, एंड पॉइंट्स में। ईएमएफ कंपेयर कर सकते हो, किसी भी पॉइंट में फाइंड कर सकते हो, बट एक ड्रॉबैक है कि ये पोर्टेबल नहीं है, जबकि ये हमारा पोर्टेबल है। इसमें आपको पूरा ये सेटअप लेकर घूमना पड़ेगा जो भी हमने देखा। ओके, सो इस तरीके से पोटेंशियोमीटर हमारा होता है खत्म। सो गैल्वेनोमीटर, फाइनली हम गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर यूज करना चाहेंगे एज अ वोल्टमीटर और एज एन एमीटर। ओके, सो गैल्वेनोमीटर के अंदर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक आयरन का कोर होता है, आयरन का कोर मतलब आयरन का डायरेक्ट टुकड़ा। ओके, एंड उसके अक्रॉस हम वायर को लपेट लेते हैं, जैसे नॉर्मल हम वायर को लपेटते हैं, और उनको हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, यहाँ पर आयरन है। ओके, एंड यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और यहाँ पर पूरा वायर बांधी हुई है। सो जैसे ही वायर के थ्रू करंट प्रोड्यूस होगा, थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर फील्ड्स ऑलरेडी हैं तो वो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पर हम पॉइंटर लगा देंगे, पॉइंटर को आप नंबर दे दो 0, 10, 20 ऐसे करके। सो जितना आप करंट पास करोगे उस हिसाब से होगा डिफ्लेक्शन, एंड उस हिसाब से मुझे पता चलेगा कि कितना करंट प्रोड्यूस हुआ, एंड वही है बेसिक वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिर हम बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर हमको यूज करना है एज एन एमीटर। एमीटर क्या करता है, उसका वर्क है करंट को मेजर करना। ओके, सो अगर मैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ऑफकोर्स बात है मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं करंट अच्छे से बढ़ाऊं, करंट एक्सपेक्ट करूंगा कि उसकी कैपेसिटी बढ़ाऊं, नहीं तो मैं कन्वर्ट क्यों करूं अगर मेरे पास एमीटर तो ऑलरेडी है ना जो करंट मेजर कर रहा है, राइट। सो मैं बेसिकली एक्सपेक्ट करूंगा कि कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा हो। उसके बाद अगर आप एमीटर देखें तो एमीटर को आइडियली 0 रेजिस्टेंस होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो गैल्वेनोमीटर में ले रहा हूं उसका भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो, क्योंकि एमीटर को 0 रेजिस्टेंस होता है। फिर मैं सोचूंगा कि डैमेज नहीं हो, इतना मेहनत से मैं बना रहा हूं, एक बेसिक पॉइंट है, नहीं लिखा तो भी कुछ फर्क नहीं है। सो ये सब कैसे होगा, तो देखो गैल्वेनोमीटर जो भी मेरा है उसके पास कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस फिजिक्स में हर चीज को होता है, तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे RG से। ओह RG, नाइस नाइस, गुड टॉपिक, अच्छा टॉपिक है ये। ओके, सो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं ये सब चीजें कैसे करूं जो मैंने पीछे कही थी। तो बेसिकली हम एक पैरेलल में बहुत लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। तो आपको पता है अगर दो चीजें पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ ऐसे मेजर किया जाता है, उसमें से अगर एक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है तो ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी हमारा कम हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं शंट। शंट मतलब पैरेलल में लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना। ओके, सो यही है, बस हम बन गया, एमीटर बन गया, यही है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। सो ये नॉर्मल एक सर्किट है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होगा, ये गैल्वेनोमीटर से एक हिस्सा जाएगा उसको बोलेंगे IG, जो नीचे से हिस्सा गया उसको बोलेंगे IS, एंड यहाँ से हमारा फाइनल करंट आएगा। यहाँ पर अब थोड़ा सा मैथमेटिकल लोचा है, इन द सेंस फॉर्मूलाज आपको बहुत वेज में याद रखनी है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना उसमें वो लोग जानबूझ के कंफ्यूज करते हैं। और देखो डेरिवेशन भी यहाँ पर 3 टाइप की होगी। डेरिवेशन स्टार्ट ऐसे होती है कि हम बोलेंगे बिकॉज ये दोनों पैरेलल में है, सो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, VS इज इक्वल्स टू VG। फिर हम कहेंगे ये है IR के बराबर, ये है अपने IR के बराबर, ऑफकोर्स दोनों का रेजिस्टेंस अलग है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी को इक्वेट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये चीज के I माइनस IG इज IS, बरोबर जितना यहाँ से गया I माइनस में जितना IG हुआ उतना ही तो IS के थ्रू आया करंट। देखकर समझ में आ रहा है, अगर I 10 था, G मेरा 4 है, तो यहाँ से कितना आया 6, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, यही यहाँ पर लिखा है, नथिंग एल्स। ओके, सो यही वैल्यूज इसमें रीसब्स्टिट्यूट करो तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके, बट अभी इसका दूसरा भी वे है, इसका दूसरा भी वे है। आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि I माइनस IS इज इक्वल टू DIG, यानी कि 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो अगर आप वैसा करोगे तो आपको फिर एक दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, देखो। ओके, सो आपको दोनों अनफॉर्चुनेटली याद रखनी है। जब मैं स्टूडेंट था मुझे मजा ही नहीं आता था इतना सब याद करने में। ओके, सो फिर भी मैं डिराइव करता था उसी समय पर। सो बेसिकली ये आपका लॉजिक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन होता है कि IG 10 टाइम है इसका, I 5 टाइम है इसका, तो वो बेसिकली ऐसा है, टोटल करंट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ IG। मतलब अगर आपको रिलेशन गिवन है तो दैट्स इट, आप I की जगह ये सब्स्टिट्यूट करो तो आपको एक और नया फॉर्म
मिल जाएगा। बट ये सिर्फ न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट है, थियरी में इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। उसी तरीके से वोल्ट मीटर, अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है एंड डैमेज में बोलूंगा कि खराब नहीं हो। सो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है हाई रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कनेक्ट कर दो सीरीज में और आपका गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में तैयार हो गया। दैट्स इट। सो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो ये एक मेरा नॉर्मल रेजिस्टेंस है समझो, इसके पैरेलल में मैंने वोल्ट मीटर यहाँ पर लगा दिया। सो टोटल वोल्टेज हो जाएगी जितनी वोल्टेज यहाँ पर है IGX बरोबर, और साथ में जितनी वोल्टेज यहाँ पर है IGG। जस्ट टर्म्स को इधर उधर करो एंड x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इक्वेशन। x यानी कि जो भी आपका रेजिस्टेंस आपका है। एंड उसी तरीके से यहाँ पर एक और इक्वेशन है कि अगर आपको ऐसे गिवन है कि V इज इक्वल्स टू दी NV टाइम्स VG, मतलब आपको गिवन रहेगा कि इसकी वोल्टेज से इतने गुना ज्यादा है, तो दैट इज वैल्यू ऑफ n। अगर आप उसके टर्म्स में लोगे तो आपको फिर ये इक्वेशन वहां पर मिलती है, जिसका प्रूफ आपको नहीं करना है, आप याद भी कर सकते हो। और V इज इक्वल्स टू दी IG यहाँ पर मैंने लिखा है। कोई पूछेगा क्या चल रहा है ये, मतलब क्या हो रहा है, क्या करा रहे हो अचानक से आप। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको अगर सर्किट बनाना है, समझो मुझे कोई बोलता है सर 100 ओम का मुझे रेजिस्टर चाहिए यहाँ पर, तो देखो मैं यहाँ मुझे कोई बोलता है मेरे पास जो वोल्ट मीटर होना चाहिए उसकी कैपेसिटी इतनी है, तो मैं वो टर्म्स यहाँ पर यूज करूंगा। मैं देखूंगा मैंने रेजिस्टर कितने ओम का लिया है, उसकी वैल्यू यहाँ डालूंगा। मैं देखूंगा मैंने गैल्वेनोमीटर कितने ओम का लिया है, उसकी वैल्यू यहाँ डालूंगा। तो ये सब बेसिकली सर्किट बनाने में चीजें काम आती है। सो दैट्स इट। इसी तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा खत्म होता है। वन शॉट नहीं बोलूंगा उसको मैंने सभी कवर करा है, ये वन शॉट था ही नहीं, वन शॉट फास्ट होता है थोड़ा, ये तो सब कुछ कवर हो गया। बट फिर से मैं कहूंगा ये दोनों वीडियो देखने का कुछ भी फायदा नहीं है अगर आपने मेरी ये एक्सपेरिमेंट की दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं, तो महाराष्ट्र डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एक्सपेरिमेंटली देखो तो थियरी थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, सो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, शेयर करने में शर्माए नहीं, ज्ञान जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। ऑल द वेरी बेस्ट।